हेलो फ्रेंड्स, तो अब आपका नया फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो अब यदि आप भी कहीं जॉब करते हैं और वहाँ से अगर आपको कोई सैलरी या पेंशन की इनकम रिसीव होती है, तो उस केस में आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसकी कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2025 से पूरी तरीके से चेंज हो गई है। क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट 2025 प्रेजेंट किया गया था, उस बजट में आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 के संबंध में एक तो टैक्स रेट जो है वो चेंज कर दी है, और दूसरा आपकी 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री कर दी है। तो अब यदि आप भी एक सैलरी एम्प्लॉयड है, तो उस केस में आपकी 12,75,000 रुपए तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री है। तो अब गवर्नमेंट के द्वारा ये जो चेंजेस किए जा रहे हैं, ये सारे चेंजेस न्यू टैक्स रिजीम में ही किए गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि न्यू टैक्स रिजीम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। अब आपके ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। लास्ट ईयर जो टैक्स स्लैब रेट एप्लीकेबल होती थी, वही टैक्स स्लैब रेट आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी एप्लीकेबल होने वाली है, और सेम वही डिडक्शन जो कि आपको लास्ट ईयर प्रोवाइड की जाती थी, वही डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में इस ईयर भी प्रोवाइड की जाएगी। तो अब यदि आप भी एक सैलरी एम्प्लॉयर है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट तो ये है कि आपको अपने एम्प्लॉयर को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के साथ ही डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आप अपनी आईटीआर कौन सी रिजीम में फाइल करना चाहते हैं, यानी कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा उसी के अकॉर्डिंग आपका सैलरी की इनकम पे जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया जाएगा। दूसरी चीज़, यदि आपके द्वारा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर कोई भी व्हीकल है जो कि परचेज किया जाता है, और उस पर यदि मान लो आपका कोई टीसीएस है जो कि कलेक्ट किया जाता है, या कोई दूसरी इनकम है जिस पे आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, तो उस केस में इस टीसीएस की और टीडीएस की डिटेल यदि आप अपने एम्प्लॉयर को टाइमली प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस केस में आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जो सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, तो पहले आपकी दूसरी इनकम पे जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है और टीसीएस कलेक्ट किया गया है उसको कंसिडर किया जाएगा, और उसके बाद ही आपकी सैलरी की जो इनकम है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी वर्किंग कैपिटल है वो अननेसेसरी ब्लॉक नहीं होगी। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यदि आपके द्वारा कोई भी इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, तो उस केस में आप फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक अपने एम्प्लॉयर को अपने इन्वेस्टमेंट की डिटेल जो है वो जरूर प्रोवाइड कर दे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी पे जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया जाएगा। अब आपका जो एम्प्लॉयर होता है उसके द्वारा आपकी सैलरी की इनकम पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है वो मंथली बेसिस पे किया जाता है, ताकि जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो उस केस में आपके ऊपर एक साथ टैक्स पेमेंट करने का बर्डन ना आए। एंड लास्ट, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 जरूर कलेक्ट करना है, क्योंकि आपके जो फॉर्म 16 होते हैं उसमें आपकी सैलरी की पूरी डिटेल होती है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, आपको अलाउंसेस परक्यूजिट्स कितने प्रोवाइड किए गए हैं, साथ ही आपके द्वारा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जितना भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उन सभी की डिटेल जो होती है वो आपके फॉर्म 16 में होती है, जिसके बेसिस पर आप अपनी आईटीआर जो है वो फाइल करते हैं। तो अब यदि आप भी एक सैलरी एम्प्लॉयड है, तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है कि किस तरीके से आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सैलरी या पेंशन की इनकम पे टीडीएस की कैलकुलेशन की जाएगी। तो यदि आप भी एक सैलरी एम्प्लॉयड है, तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। न्यू टीडीएस रूल्स ऑन सैलरी एंड पेंशन इनकम फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो अब यदि आपको भी 1 अप्रैल 2025 से कोई सैलरी या पेंशन की इनकम रिसीव होती है, और उस इनकम पर अगर आपका कोई टीडीएस है जो कि डिडक्ट किया जाता है, तो वो टीडीएस अब नए तरीके से डिडक्ट किया जाएगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट 2025 प्रेजेंट किया गया, उस बजट में गवर्नमेंट के द्वारा न्यू टैक्स स्लैब रेट अनाउंस की गई है। तो इस नई स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी और पेंशन की इनकम पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो अब यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सैलरी या पेंशन से इनकम यदि 4 लाख रुपए तक है, तो उस केस में कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। यदि आपकी इनकम 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए के बीच में है, तो आपको 5% से टैक्स का पेमेंट करना है, जो कि बनता है 20,000 रुपये। अब यदि आपकी इनकम 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच में है, तो आपको 10% से टैक्स का पेमेंट करना है, जो बनता है आपका 40,000 रुपये। तो इस तरीके से यदि आपकी 12 लाख रुपए तक की इनकम होती है, तो यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 60,000 रुपये की। तो अब यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि सेक्शन 87A में 60,000 रुपये की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। अब यदि आपकी इनकम 12 लाख से 16 लाख रुपए के बीच में है, तो आपको 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। 16 लाख से 20 लाख रुपए के बीच में है, तो 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। यदि इनकम आपकी 20 लाख से 24 लाख रुपए के बीच में है, तो 25% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि इनकम आपकी 24 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में आपको 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपकी सैलरी और पेंशन की इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। अब काफ़ी सारे पर्सन हैं जिनका ये डाउट रहता है कि हमारी इनकम 12 लाख रुपये तक है, तो उस केस में तो हमें कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन हमारी इनकम 12 लाख से थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में फिर हमको 4 लाख से जितनी ज़्यादा इनकम है उस पर हमको टैक्स का पेमेंट करना होता है।
तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स पेयर को एक बेनिफिट ये भी प्रोवाइड किया गया है कि यदि आप अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे आप मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपकी जितनी ज़्यादा इनकम है उतना ही आपको टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना है। तो अब यदि मान लो आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है वो यदि 12 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में आपके मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, इसको हम एक टेबल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो उस केस में तो आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन यदि इनकम आपकी 12 लाख से 12,05,000 रुपये हो जाती है तो आपकी कितनी इनकम इंक्रीज़ हुई है, 5,000। तो उस केस में आपको सिर्फ 5,000 रुपये का ही टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। ऐसे ही यदि मान लो आपकी इनकम यदि 12,30,000 रुपये हो जाती है तो उस केस में आपको 64,500 रुपये का टैक्स ना पेमेंट करके आपकी 30,000 रुपये की इनकम इंक्रीज़ हुई है तो आपको 30,000 रुपये का ही टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। लेकिन यदि मान लो आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है वो यदि 12,71,000 रुपये है तो उस केस में आपकी जो एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी बन रही है बिना मार्जिनल रिलीफ के वो है 70,650 और आपकी जो एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी बन रही है मार्जिनल रिलीफ के साथ में वो है 71,000। तो अब यहाँ पे आपके मार्जिनल रिलीफ की जो अमाउंट है वो आपकी एक्चुअल में जो टैक्स लायबिलिटी है उससे ज़्यादा बन रही है तो उस केस में आप मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। यानी कि यदि आपकी इनकम 12,70,580 रुपये से 1 रुपये भी ज़्यादा होती है तो आपको 4 लाख रुपये से जितनी ज़्यादा अमाउंट है उस पर आपको टैक्स का पेमेंट करना है। यानी कि 12,71,000 रुपये की इनकम पे आपको 70,650 रुपये से टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से आपके मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन की जाती है। नेक्स्ट है डिडक्शन अलाउड इन न्यू टैक्स रेजिम। तो अब यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर यदि न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कई सारी डिडक्शन है जो कि प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू आप अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है उसको कम कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अब यदि आप अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं और यदि आपको सैलरी या पेंशन की इनकम रिसीव हो रही है तो उस केस में आप 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम 12,75,000 रुपये तक है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट है फैमिली पेंशन। अब यदि आपको कोई फैमिली पेंशन की इनकम भी रिसीव हो रही है तो उस केस में यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल करते हैं तो जितनी फैमिली पेंशन आपको रिसीव हो रही है उसका 1/3 और 25,000 रुपये दोनों में से जो भी अमाउंट कम है उसके डिडक्शन आप फैमिली पेंशन के संबंध में क्लेम कर सकते हैं न्यू टैक्स रेजिम में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा कोई रेंटेड प्रॉपर्टी है और उसके संबंध में अगर कोई होम लोन ले रखा है तो न्यू टैक्स रेजिम में आपको सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन की ही डिडक्शन अलाउड होती है। यानी कि न्यू टैक्स रेजिम में यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। और साथ ही यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस होता है तो उस लॉस को ना तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं और ना ही नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो रेंटल इनकम रिसीव होती है वो है 2 लाख रुपए की। अब यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन है वो है 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा और आपकी नेट रेंटल इनकम 1 लाख रुपए की टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मान लो अगर आपका इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो है वो 3 लाख रुपए का है तो उस केस में आपकी जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपकी रेंटल इनकम से ज़्यादा है। तो अब इस केस में जो आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है उस लॉस को आप ना तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ना ही सेम फाइनेंशियल ईयर में आप इसको किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। और साथ ही एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि यदि आपने कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में लोन ले रखा है तो न्यू टैक्स रेजिम में ना तो आपको प्रिंसिपल की और ना ही इंटरेस्ट पोर्शन की कोई डिडक्शन है जो कि अलाउड होती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस। तो अब यदि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा एनपीएस में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो आप सेक्शन 80CCD2 में 14% की डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। पहले ये डिडक्शन 10% की थी जिसको गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीज़ करके 14% कर दिया है। नेक्स्ट है अग्निवीर कॉर्पस फंड डिडक्शन। तो अब यदि किसी अग्निवीर के द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो न्यू टैक्स रेजिम में उसकी वो सेक्शन 80CC(2) में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है गिफ्ट रिसीव्ड। तो अब यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में किसी रिलेटिव से अगर कोई गिफ्ट है जो कि रिसीव्ड होता है तो उस केस में उस गिफ्ट की अमाउंट कितनी भी हो वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री है। लेकिन यदि ये गिफ्ट आपको किसी नॉन रिलेटिव से रिसीव्ड होता है तो उस केस में 50,000 रुपये तक के गिफ्ट की अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री है। तो इस तरीके से ये सारी डिडक्शन है जो कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में प्रोवाइड की जाती है। तो इसके थ्रू आप अपना काफ़ी टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन अलाउड फॉर अलाउंसेस। तो अब यदि आप अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको जो अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं कंपनी के द्वारा वो भी आपके एग्जेम्प्ट होते हैं।
फर्स्ट है कन्वेंस अलाउंस। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई खर्चे किए जाते हैं, तो उस केस में कंपनी के द्वारा उन खर्चों का जो रियम्बर्समेंट किया जाता है, यानी कि कंपनी के द्वारा जो आपको कन्वेंस अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, उसकी भी एग्जेम्पशन आप न्यू टैक्स रेजिम में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेली अलाउंस। तो आप जिस लोकेशन पे ड्यूटी करते हैं, तो उस ड्यूटी के दौरान यदि आपके द्वारा कोई ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, तो उस केस में जो आपको डेली अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, उसकी भी आप एग्जेम्पशन न्यू टैक्स रेजिम में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो अब यदि एम्प्लॉयर के द्वारा जो डिसेबल्ड एम्प्लॉय होते हैं उनको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, उसकी भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है परक्यूजिट्स फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। तो अब यदि यहाँ पे एम्प्लॉयर के द्वारा ऑफिशियल ड्यूटीज़ के दौरान अगर कोई परक्यूजिट्स है जो कि कंपनी या एम्प्लॉयर के द्वारा जो प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी टोटली एग्जेम्प्ट होते हैं एम्प्लॉय के हैंड्स में। एंड लास्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट। तो जब एक सर्टेन एज के बाद में एम्प्लॉय कंपनी से रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उस केस में रिटायरमेंट होने पर कंपनी या जो एम्प्लॉय होते हैं उनके द्वारा अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि वॉलंटरी रिटायरमेंट है, लीव एंगेजमेंट है, ग्रेजुटी है। तो रिटायरमेंट के टाइम में एम्प्लॉय को जो ये बेनिफिट अपने एम्प्लॉयर से प्रोवाइड किए जाते हैं, उसकी एग्जेम्पशन भी वो अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे अलाउंसेज होते हैं जो कि न्यू टैक्स रेजिम में एम्प्लॉय को प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है रिबेट 87A। तो अब यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ITR न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं, तो वहाँ पे आपकी 12 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट है और उसके संबंध में आप 60,000 रुपये की रिबेट का बेनिफिट 87A में ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस 12 लाख रुपये की इनकम में यदि आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम है, तो उस इनकम पर आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि अगर आपकी कोई शेयर मार्केट की इनकम है, तो उस केस में अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि आपकी मान लो कोई लॉटरी की, क्रिप्टो की या ऑनलाइन गेम से या वर्चुअल डिजिटल असेट से कोई इनकम हो रही है, तो उस केस में आपको फ्लैट 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में ITR फाइल करते समय ध्यान में रखनी है। तो अब यदि प्रैक्टिकल देखा जाए तो सभी टैक्स पेयर के लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 में न्यू टैक्स रेजिम ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि जहां पहले 7 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती थी, उसको बजट 2025 में इंक्रीज करके 12 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि डायरेक्टली टैक्स पेयर की जो 5 लाख रुपए तक की इनकम है वो टैक्स फ्री कर दी है। तो इससे काफ़ी सारे टैक्स पेयर जो है उसको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।